वेलकम बैक वंस अगेन। इस वीडियो में हम वल्नरेबल सेक्शंस के जो हमारे टॉपिक्स थे सोसाइटी के वो कंटिन्यू करेंगे और हमारा टॉपिक है ट्रांसजेंडर के ऊपर। पहला इसके कंसेप्ट को देखेंगे, प्रेमाइस और स्टैटिस्टिक्स को देखेंगे, इश्यूज देखेंगे, गवर्नमेंट एफर्ट्स देखेंगे, ट्रांसजेंडर एक्ट जो आई थी वो, और वे फॉरवर्ड देखेंगे। डेफिनेशन: अ पर्सन who sex assigned at birth does not match with their gender identity are called as transgenders. Trans men born as woman but looks like a man. Trans woman born as man but looks like a woman. ठीक है। और सिसजेंडर क्या होता है? बॉर्न एज अ मैन एंड ऑल्सो लुक्स एज अ मैन। तो ये नॉर्मल चीज़ है, बट ट्रांसजेंडर डिफरेंट होता है। बैकग्राउंड: नालसा जजमेंट 2014, थर्ड जेंडर कहते हैं उसे। राइट टू सेल्फ आइडेंटिफिकेशन है उनका। रिजर्वेशन है अंडर ओबीसी कोटा। कमीशन ऑन लाइन्स ऑफ नेशनल कमीशन फॉर SC/ST बनानी चाहिए। रिपोर्ट पब्लिश बाई NHRC। According to census 2011, 4.8 lakh ट्रांसजेंडर इंडिया में हैं। Only 30,000 transgender with registered with election commission. 99% have suffered social rejection. 96% denied jobs. 89% say no jobs for qualified ones. 18% are physically abused. 62% are mentally abused. Only 2% live with their parents, and 53% live under Guru Chela system. Issues क्या क्या है? They are often considered vulnerable because of following reasons. पहली तो उनकी हेल्थ इश्यूज, क्योंकि प्रेवेलेंस होती है HIV उन लोगों के बीच में. Due to various stigma, they are often denied jobs and are confined to low-paying, undignified works such as begging, sex working, badhai, etc. And this problem has aggravated due to the COVID lockdown. They are victims of social ostracization and shunned by both society as well as the family. They are subjected to different forms of abuse, and the incidences of domestic violence has aggravated due to COVID. Due to the constant ostracization, they suffer from mental illness such as anxiety, depression, etc. Apathy and insensitive attitude of those in power have also aggravated their problems. ठीक है? Due to their exclusion with respect to access to resources, they are often trapped in the cycle of poverty. और देखें कि उनकी इनहेरिटेंस राइट नहीं होती, लैक ऑफ जेंडर सेंट्रल लॉ और जेंडर न्यूट्रल लॉज नहीं है अंडर IPC। हालांकि उन्हें रिकॉग्नाइज किया गया एज थर्ड जेंडर, बट उनका जो राइट है टू हैव अ फैमिली वो अब तक नहीं रिकॉग्नाइज हुआ है। जैसे लैक ऑफ इंक्लूजन है सरोगेसी एक्ट एक्सेट्रा में। प्रोविजंस टू प्रोटेक्ट ट्रांसजेंडर: कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन क्या है? आर्टिकल 14, 15, 19 और 21 जो अपना चल रहा है वो। नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर बनाई गई है आई कार्ड्स के लिए। गरिमा गृह बनाई गई है टू प्रोवाइड शेल्टर विद बेसिक एमिनिटीज, फूड, हेल्थ केयर, कैपेसिटी बिल्डिंग एटसेट्रा। Kerala is the first state to formulate first transgender policy 2015. Karnataka became first state to give first horizontal reservation. Khudol initiative of Manipur, India's first transgender football team. Transgender Act की बात करते हैं। Provisions: Definition: sex assigned at birth do not match the gender identity, ये बात आ गई। Prohibition of discrimination in education, employment, healthcare, access to public facilities, right to movement, right to hold office, right to access to establishment etc. है। स्टेट लेवल इनिशिएटिव क्या है? केरला वाली और ये वेलफेयर बोर्ड वाली सारी चीज़ें हमने देख ली ऊपर। अब नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर जो बनी है उसकी देखते हैं। कंपोजिशन क्या है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के चेयरपर्सन होते हैं। वाइस चेयरपर्सन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ सोशल जस्टिस होते हैं। मेंबर रिप्रेजेंटेटिव डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन, नीति आयोग, NHRC। स्टेट से भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे, UT से भी होंगे। 5 मेंबर ट्रांसजेंडर से होंगे। 5 एक्सपर्ट्स होंगे फ्रॉम NGO। जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के मेंबर्स होंगे फ्रॉम हेल्थ, लेबर, होम, माइनॉरिटी अफेयर्स, रूरल डेवलपमेंट एटसेट्रा। ठीक है। फंक्शंस क्या क्या है? टू एडवाइज, टू मॉनिटर एंड इवेलुएट द इम्पैक्ट, टू रिव्यू एंड कोऑर्डिनेट, टू रिड्रेस द ग्रीवांसेस, टू परफॉर्म फंक्शंस एज प्रेजेंटेड बाय गवर्नमेंट। कंसर्न्स क्या क्या है? लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है अभी भी। नो प्रोविजन फॉर कोऑर्डिनेशन अमंग काउंसिल ऑफ ट्रांसजेंडर एंड द डेवलपमेंट बोर्ड्स। इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है कम्युनिटी का वहाँ पे। लैक ऑफ एडिक्वेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रॉब्लम्स एंड अंडर रिप्रेजेंटेड स्टेट्स। अब ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स रूल्स 2020 आई थी, फ्रेम्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एंड जस्टिस एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है।
की फीचर्स क्या क्या है? ट्रांसजेंडर विल सर्टिफाई, मतलब गवर्नमेंट विल सर्टिफाई or especially the DM will certify the gender of a person based on the affidavit without any medical physical examination. State government to constitute welfare board to protect rights, facilitate access to schemes and welfare measures, review of all existing educational, social security, health schemes, and should include transgender communities too. Transgender sensitive infrastructure बनानी है, ठीक है. State government to take a step to prevent discrimination of transgender in any private government organization. State government to set up transgender protection cell to monitor cases of offences against transgender persons. वे फॉरवर्ड क्या क्या हो सकता है? टू मेक सोशल वेलफेयर स्कीम मोर एक्सेसिबल फॉर द कम्युनिटी, इट शुड इंश्योर क्रेडिबल डेटा कलेक्शन, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग टू इंश्योर अ सेंस ऑफ सेफ्टी, होप एंड कामनेस. और देखते हैं, प्रमोट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग करिए, स्कॉलरशिप दीजिए, ठीक है, कन्वर्जन अप्रोच लाइए, जेंडर न्यूट्रल लॉज लेके आइए, सेपरेट और डेडिकेटेड एंटी डिस्क्रिमिनेशन एक्ट लेके आइए जो पेनलाइज करे, सेंसिटाइजेशन ऑफ पुलिस, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स एटसेट्रा. ऐसी जजमेंट जो नालसा की आई थी उसको लेटर एंड स्पिरिट में इन्फोर्स कीजिए. इंश्योर कीजिए रिहेबिलिटेशन ऑफ ट्रांसजेंडर थ्रू वेलफेयर मेजर्स, स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग्स, ठीक है. नेक्स्ट अब चाइल्ड इशूज़, एक बहुत बड़े इशूज़ है हमारे सोसाइटी में, वो देखेंगे हम. अब चाइल्ड इश्यूज़ में हमारे पास 3-4 चीज़ें मेन हैं, जिसमें सबसे पहली बात है कि चाइल्ड है कौन, उसके राइट्स और उसके इश्यूज़. 3 मेन ब्रॉडर थीम्स पे हम बात करेंगे. सबसे पहले, एज़ पर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड UNCRC, एवरी इंडिविजुअल लेस दैन 18 इज़ अ चाइल्ड. पहली बात. Hence, to give effect to our commitment to UNCRC, we passed a policy in 2013 known as National Policy for Children (NPC). According to NPC, every individual less than 18 is a child. 4 rights of child: survival, development, participation, and protection. Ministry of Women and Child Development released National Plan of Action for Children 2016. NPAC said how these 4 rights will be ensured. With respect to right to survival, ensured through universal immunization, robust maternal and children health, good quality pre, peri and postnatal care. With respect to right to development, extend the ambit of right to education 6 to 14, ensure 4 A's plus quality, that is affordability, accessibility and all these things. With respect to right to protection, strengthened legislative, administrative and institutional mechanisms to adopt zero tolerance policy with respect to violence against children. With respect to right to participation, ensure participation of child in policy making and implementation concerning issues related to them, easy Bal Panchayat by UNICEF, etc. Finally, MWCD under NPC established National Coordination and Action Group for implementation of provisions. अब issues में आ जाते हैं हम. Child sexual abuse, stats, causes, POXO Act, way forward. Stats, according to NCRB, out of all crimes against children, 36% fall under ambit of POXO. According to a study by MWCD, 53% of children are subjected to child sexual abuse, out of which 90% of cases the accused is a known person. 64% cases are reported. अब causes क्या क्या? सोशो इकोनॉमिक फैक्टर, लो बार्गेनिंग पावर ऑफ चाइल्ड. There exists a stereotype that child is weak, passive, dependent. That's why he is very easy to exploit. Disintegration of joint family, lack of attention towards children aggravated their vulnerability to abuse. Emergence of dual career family, lack of democratic parenting, power distances between parent and children, lack of awareness among children, especially against boy child, parents with respect to incidences of abuse, poverty plus caste issues, patriarchy, etc., lack of safe places, objectification or commodification of child, that is child pornography, lack of state-sponsored child care institutions, leads to increased vulnerability of orphan, abandoned children, dysfunctional families. अब psychological factors देखते हैं. Either the culprits are psychopaths,
They themselves are victims of child sexual abuse. Broken window theory, which results in absence of fear of conviction. पॉक्सो एक्ट आई 2012 में क्या है, जेंडर न्यूट्रल है सबसे पहली बात तो. क्लियरली डिफाइंस चाइल्ड 18 ईयर से कम वाले. इट डिफाइंस सेक्शुअल अब्यूज ऑफ ऑल काइंड, एग्रेवेटेड, नॉन एग्रेवेटेड, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, पेनिट्रेटिव, नॉन पेनिट्रेटिव, सेक्शुअल हरासमेंट एक्सेट्रा. स्पेशल प्रोविजंस क्या क्या है, स्पेशल कोर्ट्स, स्पेशल प्रोसिक्यूटर, सॉरी, इन कैमरा रिकॉर्डिंग, ट्रांसलेटर, कंपनसेशन एक्सेट्रा. In case of aggravated assault, where a trustworthy person is involved, like government employee, etc., onus of innocence is on accused. No time limit to file complaint. ठीक है. National Commission for Protection of Child are monitoring agencies. It mandates investigation has to be completed within 6 months. Status of POCSO. According to Act, the law has failed to produce expected deterrence. ठीक है. Proportion of child victims in rape cases have increased. Higher number of bails are granted under POCSO. Conviction rate under POCSO is 28.2%, which is appalling. Pendency of cases is 89%. To address the pendency of cases, Ministry of Law and Justice established fast track special courts. Analysis और disadvantage और challenges in implementation of POCSO देखते हैं. Poor reporting due to fear of ostracization, lack of awareness, lack of infra, overburdened judiciary है, उसके कारण problems है, lack of trained prosecutors, lack of adequate compensation for the child victims. अब compensation भी उतने adequate नहीं है. The monitoring agencies उतने able नहीं है अपने functions को कर पाने में, और accountability की बहुत कमी है. Due to increase in age of consent to 18 years, the scope of misuse of the act has increased. POCSO rules 2020 आती है सबको चेंज करने के लिए. Background: POCSO Act was amended in 2019. Penetrative sexual assault के लिए क्या है? The act increases minimum punishment from 7 years to 10 years. It also provides for imprisonment between 20 years to life with fine if child is less than 16 years. Aggravated PSA क्या है? 2 more grounds added, resulting in death of child, assault committed during natural calamity. It include minimum punishment from 10 to 20 years, maximum punishment death penalty भी मिल सकती है. Aggravated sexual assault में क्या है? 2 more offense add हुए. और वे फॉरवर्ड देखते हैं इसके बाद. फॉर्मुलेशन ऑफ अ चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी बेस्ड ऑन जीरो टॉलरेंस बाय स्टेट गवर्नमेंट, हो सकती है ये बात. पीरियोडिक ट्रेनिंग हो जाए, सेंसिटाइजेशन हो सारे स्टेक होल्डर्स का फॉर चाइल्ड सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन. एज अप्रोप्रिएट एजुकेशनल मटेरियल हो जिससे लोगों को पता चले, बच्चों को भी अवेयरनेस हो. ओरिएंटेशन प्रोग्राम हो फॉर पुलिस प्रोफेशनल्स फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग. रिपोर्टिंग ऑफ पोर्नोग्राफिक कंटेंट. नेशन वाइड असेसमेंट ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ पॉक्सो एक्ट. ठीक है, ये सारी चीज़ें हो सकती है. On the lines of Mukti Raravan under Bachpan Bachao Andolan, similar initiative can be taken with respect to sexual abuse. Initiatives such as Operation Muskan by Chhattisgarh Police was replicating on pan-India basis. Investigation of child sexual abuse with the help of social media or charismatic personality lending their voice to the problem of sexual abuse can also be done. अब चाइल्ड लेबर एक केस है, उसको देखेंगे हम. अब चाइल्ड लेबर में हम कंसेप्ट देखेंगे, स्टैट्स देखेंगे, कॉजेस देखेंगे, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट देखेंगे, उसका वे फॉरवर्ड देखेंगे. तो अकॉर्डिंग टू ILO, एनी लेबर विच डिप्राइव्स द चाइल्ड ऑफ देयर पोटेंशियल चाइल्डहुड डिग्निटी एंड हार्मफुल फॉर कॉग्निटिव एंड फिजिकल डेवलपमेंट कैन बी साइटेड एज चाइल्ड लेबर. स्टैट्स क्या है? 10.1 मिलियन चाइल्ड लेबर इज इन इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011. 7.8% ऑफ ग्लोबल चाइल्ड लेबर इज देयर. रूरलाइजेशन ऑफ चाइल्ड लेबर ज़्यादा है, 80% जो चाइल्ड लेबर है वो 80% रूरल एरियाज़ में ही है. रीजनल वेरिएशन है, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP, ये सब ज़्यादा चाइल्ड लेबर वाले इलाका हैं. अकॉर्डिंग टू ILO, 160 मिलियन चाइल्ड लेबर ग्लोबली, ऑफ विच 72% वर्किंग इन फैमिली एंटरप्राइजेस. Child labor in rural areas is 3 times than in urban areas. Maximum child labor is in agriculture, then service, then industry, and then it was expected that
9 million more added due to COVID-19. अब पुश और पुल क्या है, कॉजेज़ क्या है, उस पर पुश और पुल फैक्टर्स देखेंगे. पावर्टी अनएम्प्लॉयमेंट एक पुश हो सकता है. लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ चाइल्ड लेबर. हाई फर्टिलिटी रेट, गर्ल चाइल्ड इज कंसिडर्ड एज एक्सटेंशन ऑफ मदर्स लेबर. Lack of educational infrastructure to absorb child plus lack of relevant education. Problem of bonded labor, poor infrastructure of state child care institutions. अब पुल फैक्टर्स क्या हो सकता है, बच्चों के पास लो बार्गेनिंग पावर होती है, चीप लेबर होते हैं वो इसलिए, ईजी टू हायर एंड फायर, इमरजेंस ऑफ न्यू मिडिल क्लास, सम इंडस्ट्रीज रिक्वायर द लेबर ऑफ चाइल्ड इज कॉटन प्लकिंग, कारपेट वीविंग और डायमंड कटिंग इंडस्ट्रीज. सम इंडस्ट्रीज डज नॉट रिक्वायर स्किल लेबर जैसे गारमेंट इंडस्ट्री एटसेट्रा. New middle class, according to Leela Fernandez, new middle class is characterized by following features: English speaking, urban living, working in private sector, emerged post LPG reforms driven by the ideology of consumerism. Child Labor Protection Act provisions क्या क्या है इसका? Employment of children less than 14 years completely banned, except family enterprises plus audio visual entertainment industry except circus. Adolescent 14 to 18 years is allowed to work provided it is not banned or hazardous industry या occupation. Hazardous occupation is reduced from 83 to 3, that is mining, inflammable substances and hazardous processes. It empowers union government to add omit any hazardous occupation from list. Act makes child labor and a cognizable offense. अब और क्या क्या है कि 14 साल से कम के बच्चों को अगर आप एम्प्लॉय करते हैं तो एक जेल टर्म लग सकती है. रिपीटेड ऑफेंडर को 3-4 साल का जेल हो सकता है. पेरेंट्स को 10,000 फाइन रिपीट ऑफेंस के लिए. गवर्नमेंट कॉन्फर कर सकती है पावर ऑन डीएम टू इंश्योर प्रोविजन आर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड. गवर्नमेंट ऑल्सो एम्पावर्ड टू टेक पीरियडिक इंस्पेक्शन ऑफ प्लेसेस व्हेन एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड इज प्रोहिबिटेड. एक्ट हैज़ प्रोविजन ऑफ क्रिएटिंग रिहेबिलिटेशन फंड फॉर चिल्ड्रन. लैकुनास क्या क्या है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट में लैकुनास है जैसे लैक ऑफ क्रेडिबल डेटा की बहुत कमी है हमारे पास, ठीक है. पूरा आइडेंटिफिकेशन का प्रॉब्लम है हमारे पास. जो जुडिशियल इम्प्लीमेंटेशन है एग्जिस्टिंग प्रोविज़न का वो भी बहुत लिमिटेड है. लैक ऑफ सर्वे, आइडेंटिफिकेशन, विड्रॉल ये भी है. एडॉप्शन ऑफ वन साइज फिट ऑल अप्रोच. 4A's और क्वालिटी का लैक है, जो एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, ये सारी चीज़ें हम बात करते हैं हमेशा से. डिपेंडेंसी है of MSME on labor of the child and the belief that any effort to eradicate it might make them financially unviable. ये भी एक प्रॉब्लम है कि MSME को प्रॉब्लम हो जाएगा अगर इसे हम इरेडिकेट कर देंगे तो. फेलियर टू एड्रेस द परसेप्शन दैट मोर नंबर ऑफ चिल्ड्रन मीन्स नंबर ऑफ वर्किंग हैंड्स. फेलियर ऑफ गवर्नमेंट टू जनरेट एडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर एडल्ट्स. और वे फॉरवर्ड में इन्हीं सारी चीज़ों को हम सॉल्व कर देंगे. नेक्स्ट जुवेनाइल डेलिक्वेंसी की बात करते हैं. What is JD? Refers to range of disapproved behavior for which some kind of punishment is justified in public interest. According to NCRB, juvenile offences increased by 23% in 2020 due to unemployment in the backdrop of COVID-19. अब कॉजेज़ देखते हैं जुवेनाइल डेलिक्वेंसी की. सोशियो इकोनॉमिक कॉजेज़ क्या है? ग्लोबलाइजेशन, चेंज इन वैल्यू सिस्टम, कंज्यूमरिज्म प्लस लाइफस्टाइल चेंजेस, disintegration of joint family, lack of primary socialization, lack of agency versus social control. Poverty plus unemployment plus incidences of social comparison, ये सारी चीज़ें हैं. Feeling of relative deprivation, increased chances of crime, autocratic या strict parenting, ये भी permissive या carefree parenting, दोनों से प्रॉब्लम है. Problem of FOMO plus negative reference group, संगति का असर, so called. Negative impact of cinema, labeling theory, undermining the potential of someone. Subculture of crime, social ostracization of JD, which further forms the vicious cycle. It is poverty, relative deprivation, उससे JD होगा, फिर social ostracization होगा, lack of access to resources, फिर poverty, फिर JD ultimately. Increased penetration of technology has also resulted in various addictions. According to WHO, gaming disorder is among the top 10 health-related threats in the world. Young children are more vulnerable to radicalization by antisocial elements in the backdrop of growing economic distress. Lack of awareness about the laws along with the lack of moral education in schools, ये भी एक प्रॉब्लम है. इंडिविजुअल कॉजेज और क्या क्या हैं? सेल्फ कंट्रोल का लैक होना, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, प्रॉब्लम ऑफ
इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। अब इम्प्लीकेशन क्या क्या है जेडीज़ के, इंडिविजुअल लेवल पे क्या होता है, उसका डेवलपमेंट रोक देगा, एक्सेस टू रिसोर्सेज रोक देगा, सोशल ऑस्ट्रासाइजेशन हो सकता है, नेमिंग और शेमिंग हो सकती है, हाई प्रोबेबिलिटी पॉवर्टी की ओर बढ़ सकती है, आइसोलेशन हो जाएगी, एलिनेशन हो जाएगी, चांसेस ऑफ कमिटिंग डेविएंट एक्ट्स भी हो सकता है। फैमिली लेवल क्या हो सकती है, बॉयकट हो सकती है फैमिली के, निगेटिव इम्पैक्ट हो सकती है इंटरपर्सनल रिलेशंस पे, निगेटिव इम्पैक्ट हो सकती है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे। सोसाइटल और नेशनल लेवल पे क्या इश्यूज हो सकती हैं, थ्रेटन कर सकता है पीस और हार्मनी, फर्दर एस्केलेट इंसिडेंसेस ऑफ क्राइम, डेमोग्राफिक डिजास्टर बन सकते हैं अगर यूथ में ये प्रॉब्लम फैल जाए तो, लैक ऑफ एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म ह्यूमन रिसोर्स इनटू कैपिटल और नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। अब जेडी एक्ट आई, क्राइम कमिटेड बाय जुवेनाइल के लिए क्या क्या है, चाइल्ड जो कि 16 साल से कम का है, तो उसे पेटी क्राइम किया है, सीरियस क्राइम किया है या हीनियस क्राइम किया है, तो वो चाइल्ड रिहैब सेंटर भेजा जाएगा। चाइल्ड 16 से अगर 18 साल का है, पेटी सीरियस क्राइम किया है तो उसको चाइल्ड रिहैब भेजा जाएगा, लेकिन हीनियस क्राइम किया है तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड पिक्चर में आती है और वो डिसाइड करती है 3 महीने के अंदर कि क्या इसे एडल्ट कैपेसिटी में जेल भेजनी चाहिए या इसको रिहैब सेंटर भेजनी चाहिए, ऑन 4 पैरामीटर्स लाइक फिजिकल, मेंटल, सर्कमस्टांसेस एंड कंसिक्वेंसेस। If done in child capacity, sent to child rehab. If done in adult capacity, tried in court. ठीक है। अब चाइल्ड मैरिज का एक और इशू है, ये देखते हैं। कंसेप्ट क्या है, कॉजेज़ क्या है, इम्प्लीकेशन क्या है, चाइल्ड मैरिज का एक्ट क्या है, और डिबेट देखते हैं इंक्रीजिंग द मैरिज ऑफ गर्ल्स। स्टैटिस्टिक्स देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, 30.2% गर्ल्स वे मैरिड बिफोर 18 years. India consists of 1/3 of global child brides. However, average age of marriage has increased to 22.3 years in recent past. Child marriage के causes क्या हैं? Social liability, prestige of family plus problem of safety and security. Economic liability, so people prefer to get them marriage early as younger bride, less dowry is given. In marginalized family, it may be an act of source of income, that is, so younger girls are sold as bride price bought by those who are where skewed sex ratio is there. Lack of 4 A's and quality with respect to educational infrastructure. Patrilocal nature of families, easy for girl child to adjust. Prime responsibility of girl to bear child and beget a more child. Prefer younger brides. Really sorry. Lack of proper implementation of act. Attitude of society. Child marriage considered as traditional practice और इट कुड बी वो कस्टम समझा जाने लगता है, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। इम्प्लीकेशंस क्या क्या है, इट डिप्राइव्स गर्ल्स बाय द एजुकेशन एंड मीनिंगफुल वर्क, इट वुड लीड टू मैटरनल डिप्लेशन सिंड्रोम, malnourishment due to early frequent pregnancy, etc. Increased incidences of violence against women, domestic abuse, vulnerability of young widows, negative impact on health and cognitive development, high maternal and child mortality rate, intergenerational transmission of poverty, adverse impact on society, adverse impact on economy due to low FLFP. अब आया एक्ट, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट। ये चाइल्ड मैरिज को डिफाइन करता है बॉय का अगर 21 से कम हो और गर्ल का अगर 18 से कम हो। मैरिज इज़ वैलिड बट वॉइडेबल, that is if party to the marriage approach to magistrate for the nullification of marriage, then it could be voidable. Allow minors to repudiate or nullify marriage up till 2 years of attaining majority. No legal validity of it is done with the purpose of trafficking, fraud, deceit or enticement. Girls to be provided safe home maintenance till her marriage. Court can order that. Child born will be considered legitimate even if marriage declared null and void. Guardians, parents, etc., those participating in the marriage ceremony can be punished. Offenders can be punished up to 2 years. Child marriage prohibition officers are responsible for implementation. Appointment by state government invested with powers of police officers, and DM can be given additional powers. A function of prohibition officer, prevention के लिए, collection के लिए, creating awareness, counseling, sensitizing community, maintaining statistics etc. Way forward क्या हो सकता है? Proper enforcement of law. सबसे पहले तो law है उसको enforce कीजिए. Girl empowerment with respect to life and protection skills and community mobilization through media,
Nukkad Natak, awareness campaigns, etc. Incentive girl education up to 12th standard. Mandatory registration of marriages. Treating them as a treating child marriage as human right violation. Organize a social movement on the lines of Bachpan Bachao Andolan to address the problem of child marriage. Investment in education, welfare, employment opportunity for women. अब आर्गूमेंट इन फेवर एंड अगेंस्ट ऑफ एन इंक्रीज इन द मैरिज एज ऑफ फीमेल्स, दोनों देखते हैं. जो आर्गूमेंट्स फेवर में है वो देखते हैं. ये जेंडर पैरिटी करेगी और करेक्ट करेगी जो स्टीरियोटाइप है दैट गर्ल्स मैच्योर एट एन अर्ली स्टेज, वो वाली चीज़ ठीक करेगी. इट विल वाइडन द अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड एक्सेस टू द लेबर मार्केट. It will reduce the fertility rate, which will further reduce the incidences of morbidity and mortality. The provision is in line with the fundamental rights under Article 14 and 21. It will ensure proper physical and cognitive development for girls. They will have a better awareness of their rights and entitlements, which will ensure better assertion. It will have an intergenerational impact by ensuring informed socialization, education, and nutrition of the child. It will ensure greater participation in institutional decision making. It will also help in promoting SDG 5. The age of consent is 18 years. Hence, increase in marriageable age is not sync with existing provision. Since women are perceived as a social liability, any further increase in the age of marriage might lead to the female feticide or female infanticide. Despite Child Marriage Prohibition Act, the problem is still persisting as it is a matter of tradition and economic vulnerability. It is a patriarchal setup, and increase in marriageable age, girl will have no say in personal matter up to 21 years. The Jaya Jetli Task Force found that the age of marriage does not have correlation with their nutrition aspect of women. It depends more upon the status of girl in the family. According to 18th Law Commission, the age of marriage for both girl and boy should be reduced to 18 years. It will overburden judiciary with cases. It will increase the incidences of unsafe abortion due to the issue of being stigmatic. अब ओल्ड एज की बात करेंगे हम कि कैसे जो बूढ़े लोग हैं उन्हें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है. स्टैट्स क्या है? 8.6% ऑफ पॉपुलेशन ओल्ड एज है, ग्रेटर दैन 60 ईयर. Expected to increase 20% by 2050. Ruralization of old age हो गया है, feminization of old age हो गया है. Regional variation है, 12.6% of old people केरला में है. Ministry of Health and Family Welfare डिक्लेयर किया 2020 से 2030 को decade of healthy aging to develop and maintain functional ability of an individual to ensure their well-being in old age. WHO क्या है? एक्टिव एजिंग की बात करता है. प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज टू इंश्योर बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर द ओल्डर पीपल, दैट इज एक्टिव एजिंग. लॉन्जिविटी डिविडेंड क्या होती है? इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल जनरेटेड ड्यू टू द इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये भी हम कर सकते हैं. टू रीप इट्स बेनिफिट यू नीड टू लॉन्च ऑफ सिल्वर इकोनॉमी. इट इज़ द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज which is aimed at using the purchasing potential of the older and aging population. It aims at satisfying their lives, consumption and health needs. Initial estimations suggest that silver economy is worth rupees 73,000 crores in India. Based on the recommendation of an expert group on silver economy, different initiatives has been taken to promote those enterprises which brings about innovation in products meant to benefit old people. जैसे एक एग्जाम्पल, सेकर्ड पोर्टल इज लॉन्च टू कनेक्ट सीनियर सिटीजन विद जॉब प्रोवाइडर्स इन प्राइवेट सेक्टर्स. इश्यूज़ क्या है ओल्ड एज पॉपुलेशन के? फॉलिंग हेल्थ है, एजिंग इज सिंक्रोनस विद ओल्ड एज पॉपुलेशन. However, problem gets aggravated due to the lack of 4A and quality resources with respect to health infrastructure. Income insecurity, problem is aggravated as older people have lack of access to income support. Isolation and neglect. According to Agewell Foundation, 43% of old people suffer from depression due to the isolation because of globalization, disintegration of joint family, dual career family, penetration of technology and social media. Subjected to abuse due to corruption of value system, old people often subjected to different type of abuse, that is physical, financial, verbal, emotional, sexual, etc. etc. Problem with stereotype of aging, often treated as liability rather than an expertise hub in a family.
Feminization of old age. Underrepresentation of women in paid work makes them financially vulnerable in old age. According to World Widows Report, India is home to highest number of widows in the world who are often subjected to stigma and discrimination. Lack of human capital formation, digital divide. 60% older women have never used digital devices, and 59% of older women are not familiar with the social media platform. With respect to education, only 48% of them are literate, 43% of them are getting physically abused. As per UN Women Report, old women are less likely to enjoy income security and economic independence in old age. They are less likely to engage in health seeking behavior. For example, 65% of them do not have access to health insurance. अब एक तो और बात की क्रेडिबल डेटा भी नहीं है, इनएडिक्वेट गवर्नमेंट ओन्ड ओल्ड एज होम्स भी हैं, प्रिपेयर्डनेस नहीं है ओल्ड एज के लिए. कंटेम्प्रेरी सोसाइटी देयर इज़ नो फॉर्मल अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर पीपल टू प्रिपेयर फॉर ओल्ड एज. इट सेट्स इन क्वाइटली एंड सडनली. मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स प्लस सीनियर सिटीजन एक्ट आया. स्टेट गवर्नमेंट शैल कंट्रीब्यूट ट्राइब्यूनल्स टू एडजुडिकेट प्लस डिसाइड अपॉन मेंटेनेंस. Children include son, daughter, grandson, granddaughter. Will expand stepchild, adopted, child-in-law, legal guardian of minor child. सब कुछ पैसे देंगे. पेरेंट्स फादर प्लस मदर, बायोलॉजिकल या एडॉप्टिव या स्टेप ब्रदर कुछ भी हो सकते हैं. बिल पेरेंट इन लॉ, ग्राउंड पेरेंट्स, इन सबको बात करता है. रिलेटिव एनी लीगल हेयर ऑफ चाइल्डलेस सीनियर सिटीजन इनहेरिट प्रॉपर्टी नॉट अ माइनर. बिल इंक्लूड्स माइनर रिप्रेजेंटेड बाय द लीगल गार्जियन. मेंटेनेंस क्या है? Provision for food, clothing, residence and medical treatment. Maintenance order upper limit 10,000. Bill removes the limit. Appeals. Any parent senior citizen within 60 days can appeal to appellate authority. Deposit of maintenance amount within 30 days of announcement of order. अब बिल ने उसे 15 दिन कर दिया है. स्कीम्स. इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर ओल्डर पीपल, राष्ट्रीय वयोश्री योजना, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, पीएम वय वंदन योजना, वयोश्रेष्ठ सम्मान, ये सारी चीज़ें. वे फॉरवर्ड. क्रिएट एन एज फ्रेंडली एनवायरनमेंट. फॉर एग्जांपल, रिमूव सोशल एंड फिजिकल बैरियर्स, प्रमोट हेल्थ एंड बिल्ड फिजिकल एंड मेंटल कैपेसिटी. अब एक टाइम आवर्स का कंसेप्ट भी आ रहा है, वो थोड़ा यूनिक और इनोवेटिव हो सकता है वे फॉरवर्ड में, क्योंकि आप जितनी टाइम तक लोगों को हेल्प करेंगे उतने टाइम का आपको क्रेडिट मिलेगा और वो आपके बेटर फिनेंशियल क्रेडिट में काउंट होगा. प्रमोट जेराट्रिक केयर. पॉलिसी फॉर सीनियर सिटीजन 2011. देखते ही. अब इसका प्रोविज़न क्या था? ये मेन स्ट्रीम करता है कंसर्न्स ऑफ सीनियर सिटीजन को, प्रमोट करता है केयर ऑफ ओल्ड पीपल विद इन द फैमिली. इंस्टीट्यूशनल केयर प्रोवाइड करने की बात करता है, लास्ट रिजॉर्ट. रिकॉग्नाइज करता है ओल्ड पीपल एज प्रोडक्टिव एसेट. इंकरेज करता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अमंग ओल्ड पीपल्स. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करता है टू किक स्टार्ट ग्लोबल कैंपेन टू कॉम्बैट एजिज्म. डेटा ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग की बात करता है, डिजिटल एम्प्लॉयमेंट की बात करता है. एवरी कंपनी अंडर CSR शुड डेडिकेट अ प्रपोर्शन ऑफ देयर फंड टू सपोर्ट द कॉज ऑफ ओल्ड एज पीपल. ठीक है. डेवलपिंग गुड क्वालिटी गवर्नमेंट ओल्ड एज होम्स की बात करता है. वे फॉरवर्ड विद रिस्पेक्ट टू फेमिनाइजेशन ऑफ ओल्ड एज. इंश्योर कीजिए वुमेन प्रॉपर्टी एंड इनहेरिटेंस राइट. Promotion of education and skill development. Encourage FLFP. Special attention to older widows and transgenders. अब पॉपुलेशन पॉलिसी इन इंडिया देखते हैं. कंसेप्ट क्या है? पर्पसफुल मेजर एम्ड एट अफेक्टिंग द डेमोग्राफिक प्रोसेसेस e.g. फर्टिलिटी, मॉर्चैलिटी एंड माइग्रेशन. टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं? एंटीनेटल एंड डिस्ट्रीब्यूशनल. एंटीनेटल होगा तो बर्थ रेट कम करेगा, स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा पॉपुलेशन को. डिस्ट्रीब्यूशन में क्या कहता है? प्रिवेंट करता है कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन, ऑल्सो फोकसेस ऑन स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन. अब पहले इंडिपेंडेंस के पहले क्या था, इंडिपेंडेंस के बाद क्या होता है वो देखते हैं. प्री इंडिपेंडेंस में पीरियड ऑफ इंडिफरेंस थी पहले. R.K. मुखर्जी ने सेल्फ कंट्रोल, सेफ एंड चीप की बात करते थे, बर्थ कंट्रोल मेथड्स की बात करते थे, बर्थ कंट्रोल क्लिनिक्स की बात करते थे. भोरे कमेटी ने पर्पसफुल इंटरवेंशन की पहली बार बात की. पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या किया हुआ? 1947 से 51 के समय पीरियड ऑफ न्यूट्रलिटी चल रहा था. इश्यूज ऑफ इंटीग्रेशन एंड प्रिंसली स्टेट्स. कश्मीर क्राइसिस थी, कम्युनल वायलेंस था, तो उस समय ऐसा कुछ चल नहीं रही थी. पीरियड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन. नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आती है 1952 में.
क्लिनिकल अप्रोच की बात करते हैं, गवर्नमेंट इज़ नॉट गोइंग टू फोकस ऑन स्प्रेडिंग अवेयरनेस, बट of there exist couples who are already motivated to adopt family planning methods, then government will provide required infrastructure. फिर 61 to 71 में क्या होता है? अकॉर्डिंग टू 1961 सेंसस डिजिटल ग्रोथ रेट 21.5% हो जाती है, तो एक्सटेंशन अप्रोच की अब ज़रूरत थी. तो क्रिएटिंग अवेयरनेस among people regarding benefits of a small family. And cafeteria approach, government will provide access to different party planning method, different family planning method, however the ultimate choice will rest with the people. 1978 में पहली नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी आती है और 2000 में दूसरी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी आती है और थोड़ा एग्रेसिवली इस चीज़ को प्रमोट किया जाता है. और इसी में सिलेक्टिव अप्रोच मैंने बात नहीं करी. जैसे मैरिड कपल जो 25 से 35 के एज के थे उनको टारगेटेड इंटरवेंशन के लिए काम किया जाता था. पहला नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ये उतनी बड़ी नहीं है, हम पॉज करके पढ़ सकते हैं. पॉपुलेशन एजुकेशन की बात करते हैं. इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच ए स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट एंड एक्सप्लोर द नेचर एंड मीनिंग ऑफ द पॉपुलेशन, प्रोसेस, कैरेक्टरिस्टिक, कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन चेंज एंड कंसिक्वेंसेस. ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? टू डेवलप एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट demographic concepts and processes, causes, responsibilities for increase in population, consequences of population growth, negative impact of population growth, why small families are desirable, awareness with respect to government policies and schemes, empowering people by enabling them to make informed decisions. अब इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने क्या क्या लिया है स्कूल लेवल पे, National Population Education Project was launched in 1980 to institutionalize population education in existing system. पहली बात. Adolescent reproduction and sexual health program create किया गया. Higher level में introduction of lecture services on population education in 1986. Assistance with respect to survey, research on population education etc. ये भी आया. With respect to adult education क्या under NEP government ने incorporate किया है family planning and welfare. Similarly, with respect to adolescent, government has incorporated National Youth Policy which aims to provide sexual education and prevent adolescent pregnancies. अब सेकंड नेशनल पॉलिसी जो आई थी पॉपुलेशन पे 2000 में वो देखते हैं, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. जो सेकंड नेशनल पॉलिसी थी 2000 की वो इंट्रोड्यूस की गई थी विद ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड टू प्रोवाइड पीपल विद द अपॉर्चुनिटी एंड चॉइस टू बिकम प्रोडक्टिव एसेट्स ऑफ सोसाइटी. 3-fold टारगेट्स क्या थे? इमीडिएट टारगेट क्या था? टू मीट अनमेट नीड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, हेल्थ, इंफ्रा, वर्क फोर्स एट्सेट्रा. मिड टर्म टारगेट क्या था? टू रिड्यूस द टोटल फर्टिलिटी रेट टू 2.1 बाई 2010. लॉन्ग टर्म टारगेट देखते हैं, टू स्टेबलाइज द पॉपुलेशन बाई 2045. MS Swaminathan का observation on national population policy in 1993 discourages monetary incentive. He was not in favor of tubectomy as he believed in a patriarchal society one cannot put the entire onus of family planning on women. He emphasized on democratic and decentralized intervention with respect to population control as he was against one size fits all approach. लास्ट उन्होंने सजेस्ट किया कि एक पॉपुलेशन फंड बनाइए जो कि रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करेगा इम्प्लीमेंटिंग द पॉपुलेशन पॉलिसी के. नीड फॉर न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी क्यों है? नीड टू चेंज परसेप्शन रिगार्डिंग हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, दैट इज इट इज़ नॉट ऑलवेज अ लाइबिलिटी एंड कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू एन एसेट. ड्यू टू लैक ऑफ सक्सेस ऑन वेरियस पैरामीटर्स सच एज IMR, MMR, वी नीड अ न्यू पॉलिसी. और बहुत सारे न्यू जेंडर्स और जेंडर अप्रोचेज आ गए हैं, जैसे मेल टू मेल मैरिजेस, फीमेल टू फीमेल मैरिजेस, वहाँ पे अडॉप्शन के केसेस, तो ये सारी चीज़ें भी देखनी होंगी. लैक ऑफ एडिक्वेट पोस्ट नेटल केयर की बात करते हैं. हाई फर्टिलिटी रेट लीडिंग टू मैटरनल डिप्लीशन सिंड्रोम, लैक ऑफ सेफ वॉश एंड देन चिल्ड्रन dying because of indoor pollution caused due to absence of LPG. Inertia existing with respect to institutional deliveries, lack of access to quality health infra, lack of awareness and affordability of various tests during antenatal period, lack of awareness again
with respect to the negative implications of marriage among close relatives. ठीक है. Patriarchal society which denies some women reproductive health rights uh, and legal abortion, access to contraceptive, safe and legal abortion, freedom to decide the timing and spacing of pregnancy, etc. Uses of unsafe abortion due to stigma related to unwed pregnancy, ये सारी चीज़ें. Although the sex ratio has improved, sex ratio at birth is still a challenge. Therefore, the social barriers such as preferences for male children, lower status of girl, misuse of technology, preconception and prenatal diagnostic technique needs to be addressed. The place at which the migration is happening is creating stress on infrastructure and social relationships. Policies to address these issues is the need of the hour. अब और भी पॉलिसीज हो जाते हैं जो कि डिज़ाइन किए जा सकते हैं विथ एन इंटेंशन टू रीप द बेनिफिट ऑफ लॉन्जिविटी डिविडेंड्स. अब पॉपुलेशन पॉलिसी ने बहुत कुछ अचीव तो किया बट इनको बेस होना चाहिए ऑन पीस मील इंजीनियरिंग अप्रोच दैट इज़ वन शुड स्टडी द लोकल रीजनल डेमोग्राफी एंड अकॉर्डिंग टू दैट इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज़. ठीक है. अब अर्बनाइजेशन के कॉजेज़ देखेंगे, अर्बनाइजेशन का कंसेप्ट देखेंगे, स्टैट्स देखेंगे, प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, इससे वे फॉरवर्ड देखते हैं. इसके बाद अर्बनाइजेशन का कंसेप्ट क्या है? डिफाइंड एज मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज. It not only involves residential change or change in occupation but also change in values, beliefs, etc. अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो अर्बनाइज्ड सोसाइटी कहेंगे वो उसे. Urbanism, ideology associated with the urban areas. Urbanism can be referred to organization of society which is based on following features: complex division of labor, पहली बात, high level of technology, high economic interdependence, impersonality in social relations, heterogeneity and anonymity, individualism. अब टाइप ऑफ अर्बनाइजेशन देखेंगे. पहली बात, जब अर्बनाइजेशन का लेवल है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लेवल को सरपास कर जाए, नोन एज ओवर अर्बनाइजेशन. वो क्या करता है? स्ट्रेस ऑन एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, लीड्स टू लैक ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेज, ओवर क्राउडिंग एंड कंजेशन, increase in real estate prices and high cost of living. When over-urbanization takes place, the people start moving on foliages of cities or fringes of cities. This growth of city on fringes is known as suburbanization. Necessary condition for suburbanization क्या होगा? Rise in real estate prices in core city, पहली बात. Development of public transport, development of new culture of work from home. Urban sprawl, dispersed outgrowth of city around fringes to an extent of engulfing the nearby rural areas and villages could be called as urban sprawl. अब गुड़गांव वगैरह हम देखेंगे तो सोनीपत वगैरह इलाका जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है अर्बनिज्म का कंसेप्ट, बट वो अभी भी सब अर्बनिज्म का एक टेंडेंसी लिए घूम रहा है. रीज़न क्या है? डिज़ायर टू लिव इन बिग एकोमोडेशन, पहली बात. एक्सेस टू प्राइवेट ट्रांसपोर्ट. हाउएवर अर्बन स्प्रॉयल क्रिएट सम चैलेंजेस जैसे कि पॉल्यूशन, ट्रैफिक कंजेशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड डिक्लाइन इन कम्युनिटी कोहेसिवनेस. अब काउंटर अर्बनाइजेशन देख लेते हैं. बिकॉज ऑफ डिक्लाइन इन health plus high cost associated with the urban living plus development of technology and availability of vehicles for movement, people are moving back to rural areas, especially after their retirement or mushrooming farmhouse culture. Counter urbanization can be defined as de-urbanization in quantitative terms. Actually, it is leading to the urbanization of rural areas in qualitative terms. Stats क्या है? As per census 2011, 31.18% of people in urban areas, of which 17% of people live in slums, 30% do not have access to safe drinking water, 13% do not have sanitization facility. According to C. Rangarajan panel report, 26.4% are living below poverty line, that is BPL. Problems क्या क्या है urbanization के? Housing and slums. According to UN Habitat, slums are defined as residential dwellings which are considered unfit for human habitation as they are overcrowded, cramped, poorly ventilated and lack basic resources required for survival. Myth क्या है? Slum proliferation is a result of migration. Reality क्या है? According to an expert group on urban poverty, 12th 5-year plan observed that slum proliferation is due to failure of housing policy.
According to World Bank, a maximum number of extremely poor people will live in urban areas. हाउसिंग क्या है क्या improper city planning due to the heritage of past construction in Delhi is being expanded horizontally and not vertically. Lack of private developers to construct the houses for poor, lack of integrated planning, failure to implement national urban housing and habitat policy according to which 15% of the land will be given for social housing, housing for poor people. Concept of gated communities, it is nothing but an easy example of social exclusion of or ghettoization on the basis of higher income further reduce the availability of land in areas like Delhi. Lack of political will also can be a cause. Although slums were perceived to be a temporary problem, but now it has become a permanent structural issue. They constitute the most politically active section of society, hence a major vote bank. But still, they are ghettoized in the different spaces of land. There exists a quid pro quo between the slum dweller and informal sector employee, where living in slums reduces the cost of living for dwellers and the cost of labor for employees too. Due to existence of subculture of poverty, there is a lack of feeling of relative deprivation. They also provide cheap labor for political parties and कार्यकर्ता culture is there. ब्यूरोक्रेटिक अपैथी, अब ब्यूरोक्रेसी की भी कोई मतलब नहीं रह गई है, वो भी ध्यान नहीं दे रहा है सारी चीज़ों पे, ये भी एक प्रॉब्लम है. इनएबिलिटी टू डेवलप अपॉर्चुनिटी इन सोर्स रीजन्स, एब्सेंस ऑफ थर्ड पार्टी जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे. सोशियो कल्चर प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकते हैं. रेजिडेंशियल सेग्रीगेशन बेस्ड ऑन प्राइमोडियल एक्टिविटीज़ हैज़ गिवन राइज टू स्पेशल पैटर्न ऑफ communal violence. Limited access to resources, that is health, education, skill, labor, job opportunity, etc. Often migrants become victim of identity politics, vicious cycle of poverty, problem of marginal man, cultural deprivation, etc. Corruption of value system, increased violence against marginalized people, skewed sex ratio, urbanization of pandemics, slum का issue, disruption of value system, disintegration of joint family, lack of agency of socialization and social control, due to conflict, loss of trust among people, increased culture of consumerism, lifestyle disease has also led in urban area, increased in urban area, and it has more reliance on technology, sedentary lifestyle, lack of adequate infrastructure for physical activities, and lack of green city. ये सारी चीज़ें हैं. फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स देखते हैं. द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट जनरेशन और वेस्ट मैनेजमेंट अर्बनिज्म के कारण. एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी है क्योंकि कंजेशन बहुत ज़्यादा है. वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार 10 आउट ऑफ 15 वर्ल्ड्स मोस्ट वर्ल्ड सिटी आर इन इंडिया. द प्रॉब्लम रेंज फ्रॉम द पुअर मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, लीकी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एटसेट्रा. ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम क्या है. इनएडिक्वेट फूड और इंफ्रास्ट्रक्चर, इनएफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन लीड टू कैपेसिटी ओवरलोडिंग. So urban centers are described as jungles of concrete. This is leading to poor drainage and seepage of rainwater. The rapid development of urban centers has increased the demand of working appliances and air condition, which aids to climate change. Increased demand of land has resulted in depression and destabilization of rural communities and deforestation too. Challenges with respect to governance अब क्या क्या है. Lack of 3 Fs, that fund, function and functionaries are not there. Political tussle between urban local bodies and state machinery. Corruption at its peak. A way forward क्या है. Development of inclusive cities, that is providing an essential resources at affordable prices. Integration of urban development program. Reform in urban administration such as separate cadre for city administrators, professional management people, etc. Cascading planning structure, that is yearly plan, 5-year plan, 10-year plan, 20-year plan should be made. New models of urbanization, school, hospital, residential complex, commercial building, 90 डिग्री पे सब कुछ इस्टेब्लिश की जैसे हड़प्पा में करते थे. हब एंड स्पोक मॉडल, दिल्ली से मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, ये सारी चीज़ें हब एंड स्पोक मॉडल की तरह डेवलप की जा रही हैं. Establishment of a spawn city. The spawn city कौन है. मॉडल है that strengthen the ecological infrastructure and drain network to provide a proper flood management system. It explores the potential of urban areas such as availability of trees, lakes, parks, etc. that can be absorb the rainwater and prevent flooding. A nature-based solution है which has efficiently
tackled the climate shocks in cities like Shanghai, New York, etc. Though developed river drainage plant edged sidewalks in a city gardens, one can build a sponge around the city which can absorb the water, etc. Tapping different sources of funding, that is PPP model, and monetization of land asset and collection of one property from another people can be used to address these challenges. नेक्स्ट हम देखेंगे कि इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन और इंडियन सोसाइटी क्या क्या है. अब इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन और इंडियन सोसाइटी में देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है, इंस्टीट्यूशन कैसे चेंज हुए हैं, सेक्शंस क्या क्या थे, कल्चर पे क्या क्या चेंज आया. होमोजेनाइजेशन हुआ पहले, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिफॉर्म कल्चर, इसको होमोजेनाइजेशन कहते हैं. मैकडोनल्डाइजेशन ऑफ फूड हैबिट्स, वॉलमार्टाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ ई कॉमर्स, कॉर्पोरेट कल्चर, obsession with English language, secularization, live-in relationships, emergence of nuclear families, genes culture, western culture, ये सब homogenization के examples है. Hybridization हुआ, McDonald is not selling beef products in India. गोभी मंचूरियन में हमने गोभी डाल दी. जीन्स प्लस कुर्ता हाइब्रिड हो गया. इंग्लिश बोलने लगे हम. न्यूक्लियर फैमिलीज विद एक्सटेंडेड टाइज. उसके बाद इंग्लिश म्यूज़िक सुनने लगे हम. टीचिंग फॉरेन लैंग्वेज अलॉन्ग विथ रीजनल लैंग्वेजेस इन स्कूल. नेटफ्लिक्स आ गई इंडिया में. डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैरिजेस होने लगे, सेल्फ मैरिज होने लगा, ये सारी चीज़ें आने लगी. हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट के इस कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं. रिवाइवल ऑफ लोकल कल्चर भी होता है. इंटरनेशनल योगा डे को हमने पूरे वर्ल्ड में फैला दिया. रिवाइवल ऑफ आयुष, रिलीजियस रिवाइवलिज्म और GI टैग्स जैसे कुछ और. एलिमेंट्री एजुकेशन इन मदर टंग. सोशल मीडिया टू assert traditional culture, example e-darshan, e-aarti, etc. Indian products in global fashion industries, जैसे रिहाना यहाँ के चोकर पहन के घूम रही थी यहाँ के डिज़ाइनर्स के. तो ये सारी चीज़ें. Impact of globalization on marriage. Marriage is defined as socially acknowledged and legally approved sexual union between male and female, but there are 4 goals of marriage: sexual gratification, transmission of culture, socialization of children, fulfillment of economic needs. ये सारी चीज़ें मानी जाती हैं. Purpose to maintain purity of lineage, progenies. It also want under a change. But in the backdrop of globalization, people are going for intercaste, interfaith marriages. Dink families, double income, no kid. ये एक नई concept आई है. Finding a companion, marriage in old age is increasing. Like लोग 35 plus age में शादी करने की कोशिश कर रहे हैं आजकल. Nature. According to Giddens, whether marriage is arranged or love, you and your partner live together until both will contribute to personal and professional growth, and if not, moves out from relationship. Arrange, love, conflict, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं. Alternatives और institution of marriage emerges in different way. Example, live-in relationships. Due to globalization, secularization, religious significance of marriage has declined and no longer divorce, separation, premarital sex is a taboo. तो अब live-in relationship काफ़ी बढ़ गया है. Types of marriage emerge due to globalization, जैसे weekend जो केवल week पे मिलते हैं. Living apart together, LAT type. Open agreement for extramarital affairs, ठीक है ना, वो सिचुएशनशिप वाली केस. कॉन्ट्रैक्चुअल, एम्प्टी शेल, either for the child or social pressure, the couple stays together despite they do not have affection for each other. सोलोगैमी, ये भी अभी कंसेप्ट आया था. Attitude towards marriage has also changed. It is no longer universal or considered functional by all. Due to globalization, now avenues for spouse selection, that is matrimonial sites, social media वगैरह खुल गए हैं. Due to globalization, there exists de-ritualization and commercialization of marriage. अंबानी जी की शादी देख लो. Impact on education. The use of technology has revolutionized the education, which has happened due to the globalization. There has been the emergence of secular and exoteric accessible to all education. It has created a competition which is required for a positive revival of education system in India. It has also promoted acceptance of cultural diversity. However, many believe that
Globalization has led to the glorification of the Western model of education and undermining the local knowledge. ये तो हुई है थोड़ी बहुत. Globalization has increased competition, survival of the fittest, alienation of students from the education system. Education becomes means to attain goals and not is an end now. Preference for English language has increased. Privatization and competitive screening has made the education system elitist. Lack of value-based education, for example, now it is only a medium for income generation rather than character building, personality development and source of emotional intelligence. अब यूथ पे क्या इम्पैक्ट हुआ है वो भी देखते हैं. टेक्नोलॉजी, हम गेम करने लगे हैं, ओवर रिलायंस बढ़ गया है हमारा, हमारे हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहा है, गेमिंग डिसऑर्डर है, फिजियोलॉजिकल डिस्ट्रेस है, कंपैरेटिव कल्चर डेवलप हो गया है, पीयर प्रेशर एक अंडीव आ जाता है. एजुकेशन के बेसिस पे देखें तो इन्फॉर्मेशन, अपॉर्चुनिटी और डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और उस कारण से कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और थोड़ा बायस्ड है टुवर्ड्स रूरल यूथ क्योंकि उन्हें उतनी ज़्यादा कंपटीशन और एफिशिएंटली बहुत सारी चीज़ें मिल नहीं रही हैं. एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे देखें, ग्लोबलाइजेशन हैज़ क्रिएटेड डाइवर्स जॉब्स विच आर वेल पेइंग बट एक स्किल गैप है जिस कारण से जो अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड यूथ हैं वो डिस्प्लेस भी हो रहे हैं. वैल्यू सिस्टम के स्पेस पे हम बात करते हैं कि यूथ का जो वैल्यू सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा सेक्युलर हो गया है, मैरिज, कॉमेंसैलिटी एंड अकोमोडेशन के बेसिस पे. इन द बैकड्रॉप ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ जॉइंट फैमिली एंड इंक्रीज्ड एस्पिरेशन, increased incidences of mental health issues have also increased. They have become increasingly vulnerable to radicalization by antisocial elements. Emergence of yuppies among youth, that is upwardly mobile professional class not concerned with issues of society. मिडिल क्लास पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है? अकॉर्डिंग टू नीरा चंडोले द मिडिल क्लास इज डिफाइंड एज कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी. ये प्रोवाइड करते हैं वॉइस टू वॉइसलेस. इट हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग द इशूज ऑफ vulnerable and draws the attention of the government towards them. Middle class is known for its education and hence it provides the policy inputs to the government. Middle class also contributes to revenue generation for the government as it is a tax paying community. It also helps in running the economy by creating domestic demand for the product. Middle class is known for preserving the tradition and culture of the society. So here ends our society course, which is running for free on YouTube channel for the upcoming UPSC CSE mains. Next, I would be focusing on some optional subjects like my own subject, zoology, and also meanwhile I would be uploading some basic concepts on fringe topics of mains, probably post-independence India or disaster management, etc. So stay tuned and bye bye. I'll see you in the next video.